हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को ट्वेल्थ पोल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है ट्वेल्थ क्लास का, इसके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर बाय चैप्टर करवाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम की ये वीडियो रहने वाली है और आपको इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @class12 ESP न्यू ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, सभी आने वाली वीडियोस की लिंक वगैरह भी मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है बुक 1 से, वो है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द बर्लिन वॉल इन डिटेल। तो देखो भाई, बर्लिन की जो वॉल है वो 1961 में बनाई गई थी और ये टोटल 150 किलोमीटर लंबी दीवार है। ठीक है, तो ये कोई छोटी दीवार नहीं है भाई। बर्लिन की दीवार अपने आप में बहुत लंबी चौड़ी दीवार है और ये दीवार 28 सालों तक खड़ी रही। और ये दीवार एक सिंबल थी, किस चीज़ का सिंबल थी? बिटवीन द डिवीजन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये एक दीवार है। इस तरफ जाओगे तो USSR वगैरह और उसके सपोर्टिंग देश हैं, इस तरफ जाओगे तो USA और उसके सपोर्टर्स हैं। तो बर्लिन की वॉल एक सिंबल की तरह काम कर रही है। किस चीज़ का सिंबल है? बेसिकली एक डिवीज़न है ना, इन दोनों के बीच का एक डिवीज़न है। लेकिन इस दीवार को डिमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। कॉमन पीपल ने ही इनको तोड़ा था। 9 नवंबर 1989 इस डेट को ये दीवार तोड़ दी जाती। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो सोवियत सिस्टम में होता क्या था? सबसे पहले तो भाई कैपिटलिज्म का अपोजिशन किया जाता था पूरी तरीके से। सोवियत सिस्टम ये कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत बेकार है और सोवियत सिस्टम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट मॉडल को रिजेक्ट करता है। कैपिटलिस्ट मॉडल में बताया जाता है कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, तरह प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दो, वेलफेयर पे ध्यान मत दो, है ना। तो वो कहते हैं इंस्टेड हमारा फोकस है इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने में, कि हम एक्सप्लॉयटेशन को कम करें। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो रिच होती जा रही हैं, पुअर और पुअर होता जा रहा है, तो हमें इस गैप को कम करना है, ऐसा सोवियत यूनियन वालों का मानना था। और जो सोवियत सिस्टम है वो पूरी तरीके से सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है। पूरा सिस्टम जो है वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल पर चलता था, जहाँ पर सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर की बात होती है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात नहीं होती। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सोवियत सिस्टम का फीचर है प्लान्ड इकोनॉमी, कि भाई यहाँ पे प्लानिंग होती है हर 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल के लिए हमें क्या करना है। एक साल में हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, फिर अगले 5 ईयर प्लान पे हमें इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है, फिर उससे अगले में हमें डिजिटल उस पर फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें सब कुछ पहले से डिसाइड किया जाता था कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, सब चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ प्लानिंग से। और क्या होता है, सोवियत सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी का ही डोमिनेंस होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ओनली रूलिंग पार्टी होगी, कंप्लीट पॉलिटिकल पावर इसके हाथ में रहेगी। अपोजिशन की पार्टीज के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, नो स्पेस। एंड इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड। सोवियत सिस्टम में जो USSR था उसकी इकोनॉमी बहुत खतरनाक थी, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 2 ही सुपर पावर थे, वी नो, USA एंड USSR। तो USSR की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्रीज इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे था। पहला इंसान स्पेस में भी इनके यहीं से गया था। मिलिट्री पावर इनकी बहुत खतरनाक थी, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। सोवियत सिस्टम में कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। मॉडर्न रेलवे नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा। पूरा सोवियत यूनियन कनेक्टेड था, यूरोप से एशिया तक, रोड, रेलवेज, सब बहुत अच्छा था। वास्ट एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, USSR के पास अच्छे खासे एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज थे, लाइक कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, आयरन, स्टील, ये इनके पास कमी नहीं थी। ठीक है, अच्छे खासे रिसोर्सेज थे इनके पास। और क्या था भाई, कम्युनिकेशन वाला हो गया है। सोशल वेलफेयर का सिस्टम, सभी को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया गया था सिटीजन्स को, कि हाँ आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ सर्विसेज हो गई, फ्री एजुकेशन हो गई, ये आपको मिलेगा। कोई भी बेरोजगार नहीं था, सभी को ये एश्योर किया जाता था कि आपको एक सरकारी नौकरी तो दी जाएगी। फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, सभी को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाता था। सब कुछ स्टेट के अंडर में था, स्टेट ओनरशिप। जो ओनरशिप थी वो स्टेट के हाथ में है। जितना भी प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में, लैंड रिसोर्सेज से जो भी कुछ आता है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहता था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम कहते हैं CIS। तो सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गया था। ये 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। यही 15 कंट्रीज बाद में एमर्ज होती है नई कंट्रीज बनके। इन्होंने मिलकर एक नई कंट्रीज का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का नाम रखा गया। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो इसका मेंबर बनना वॉलेंटरी था, मन करे तो बनो, ना मन करे तो मत बनो। तो ये जो CIS बना था इसका मेन काम था ट्रेड, लेबर, कॉपरेशन को बढ़ाना, कि आपस में जितने मेंबर से आपस में ट्रेड करें, जहां लेबर की जरूरत है तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करें, मदद करें। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड से आप क्या समझते हो। तो देखो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी इस साइड वाले, वो सारी USSR के ब्लॉक में चली गई थी। ठीक है, इस साइड वाले USA में चले गए थे। तो जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन वालों का, वो पूरा पूरा सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड हो गया था। तो इन्हीं को सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है जो USSR के इन्फ्लुएंस में थे। मेंशन 2 ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम, या फिर मेजर रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। USSR खत्म क्यों हो गया भाई, क्या कारण थे उसके पीछे। सबसे पहला कारण लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल ना कर पाना। जो सोवियत सिस्टम है वो लोगों की जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थी उनके सिटीजन्स की, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। लोग चाहते थे, वांटेड मोर फ्रीडम, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए थी और बेटर लिविंग कंडीशंस चाहिए थी, जो कि USSR उनको नहीं दे पा रहा था। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, जो USSR का पूरा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, बहुत ही करप्ट थे और इनका डिसीजन मेकिंग का सिस्टम बहुत स्लो था और बहुत इनएफिशिएंट था। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था, ओनली एक ही पार्टी है भाई पूरे देश में, कम्युनिस्ट पार्टी, टोटल कंट्रोल उसी का है। कोई डेमोक्रेसी के लिए जगह ही नहीं है, कोई अपोजिशन के लिए जगह नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसोर्स का मिसयूज करना मिलिट्री और वेपन्स बनाने में, तो लोगों का वेलफेयर करने की बजाय जब कोई देश सिर्फ मिलिट्री और वेपन्स बनाने पे ध्यान देगा, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे ध्यान देगा, तो क्या होगा, वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा वहाँ पे, तो वो पिछड़ जाएगा देश। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, जो वेस्टर्न कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करो तो जो सोवियत यूनियन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पीछे थी, लैग करती थी, दे लैग बिहाइंड। ठीक है, रशियन डोमिनेंस, पूरे 15 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप, ठीक है, जहां हर देश इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे सारी पावर रशिया को दे रखी है डिसीजन मेकिंग की। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है बाकियों के साथ, तो इससे भी एक रिसेंटमेंट क्रिएट होता है। गोरबाचेव जो अपने रिफॉर्म्स लेके आया वो भी डिसइंटीग्रेशन का एक कारण बने, मैंने आपको पढ़ाया भी है चैप्टर में। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, वो चाहता था इकोनॉमिक लिबरेशन लाना, वो चाहता था पॉलिटिकल फ्रीडम देना अपनी जनता को। लोग एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड लेकर आ गए कि अब वो बंदा खुद फंस गया। तो ये रिफॉर्म्स ने इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग तो हुई नहीं, उल्टा और इनस्टेबल हो गया USSR। इकोनॉमी एकदम स्टेगनेंट हो गई, रुक गई, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लग गई भाई। एक टाइम पे जो पूरा सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड होता था 5 ईयर के लिए, आज वही इकोनॉमी रुक गई, प्लान इकोनॉमी। जो पूरी फैक्ट्रीज थी वो एकदम ठप हो गई और खाना, कपड़े, घर का सामान वगैरह इन सब की शॉर्टेज हो गई, ये भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। और क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग जाग गई देशों की। जो 15 देश थे ना मिलकर बने थे, सब में एक नेशनलिज्म की भावना जाग गई। ठीक है, कि भाई हमारा देश, हमें अलग करो, हमें अलग करो। तो वो सोवरनिटी चाहते थे, अपना खुद का रूल चाहते थे। अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ सिस्टम, USSR का सिस्टम बहुत अथॉरिटेरियन था, आम लोगों की तो कोई सुनवाई होती नहीं थी, जो ऊपर के हाई कमान ने डिसीजन लिया वही फाइनल। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई आंसरेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो रूलर्स और सिटीजन्स के बीच का गैप बहुत तकड़ा था। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन खत्म हुआ उसके रिजल्ट्स क्या निकले। सबसे पहले तो भाई कोल्ड वॉर खत्म हो गई, जो USA और USSR के बीच इतने सालों तक कोल्ड वॉर चली, ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा, ये खत्म हो गया। आर्म्स रेस थी वो भी खत्म हो गई, कौन ज़्यादा वेपन बनाएगा, कौन ज़्यादा न्यूक्लियर बनाएगा, ये स्लो डाउन हो गया। ग्लोबल मिलिट्री टेंशन भी कम हो गई। USA और अमेरिका ही तो थे जो आपस से लड़ते थे, एक खत्म हो गया तो दूसरा चुप। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो आइडियोलॉजीज का एक कॉन्फ्लिक्ट था वो भी खत्म हो गया। कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है, सोशलिज्म तो खत्म ही हो गया उसके साथ ही, मतलब USSR के साथ ही उस टाइम, कुछ टाइम तक। तो आइडियोलॉजिकल वॉर भी यहाँ पे रुक गई। दुनिया भाई भाई जो यूनिपोलर बन गई। तो यूनिपोलर क्या होता है भाई, यूनिपोलर जहाँ सिर्फ एक सुपर पावर होती है,
अब भाई बायपोलर क्या होता है, यहाँ पे दो सुपर पावर होती है। अब भाई मल्टीपोलर क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल सुपर पावर्स होती हैं। तो अब जब जिस टाइम पे यूएसएसआर खत्म हुआ तो दुनिया यूनिपोलर बन गई, एक ही सुपर पावर बची, दैट वाज अमेरिका। सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो गया, 15 की 15 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, नए नेशंस का राइज हुआ, जैसे लेटविया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये ग्लोबल मैप के ऊपर कुछ नए देश आए, एमर्ज हुए। ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस इसी के ही थे। और रशिया सक्सेसर बना यूएसएसआर का, जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी पावर्स थी यूएसएसआर की, वो सारी रशिया के पास ट्रांसफर हो गई, इंक्लूडिंग जो वीटो पावर होती है, जो परमानेंट सीट होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, वो भी मिल गई रशिया को। ग्लोबल पावर में बहुत ज़्यादा रिलेशंस में चेंजेस आए, लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए, यूएसए की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप का। क्वेश्चन मार्क ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म एक डाउट के घेरे में आ गया कि भाई सोशलिज्म अच्छा है या बुरा है। सोशलिज्म की वजह से यूएसएसआर डूब गया पूरा, है ना। इतना अच्छा होता तो अमेरिका तो आज भी आ गया है, तो यूएसएसआर क्यों चला गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय शॉक थेरेपी। तो भाई शॉक थेरेपी का मतलब होता है, लिटरली नाम सुन के तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई कौन सा शॉक दिया जा रहा है और कौन सी थेरेपी की बात चल रही है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है जब कम्युनिज्म खत्म हो गया, एकदम यूएसएसआर चला गया, तो जो सोवियत यूनियन के जितने देश थे उन्होंने एक मॉडल अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक मॉडल, उसको कहा जाता था शॉक थेरेपी। ये नाम दिया था वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट्स हैं यूएनओ के। तो इन्होंने बोला कि भाई बात सुनो, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को छोड़ दो, अब कैपिटलिज्म की तरफ आप आगे हो, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ो, पूरी तरीके से अबेंडन कर दो कम्युनिज्म को। और इसी ट्रांजिशन को, इसी बदलाव को शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी के फीचर्स क्या हैं भाई, शॉक थेरेपी तो आपको पता चल गया क्या है। अब इसके अंदर हुआ क्या क्या, सबसे पहले तो ओनरशिप को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके प्राइवेट ओनर्स होंगे, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, जो सरकारी संपत्ति है, फैक्ट्रियां हैं, एसेट्स हैं, वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे और इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस को बेच दिए जाएंगे। प्राइवेट फार्मिंग की बात होती है कि भाई कलेक्टिव फार्म्स होते थे पहले, सभी मिलजुल कर काम करते थे, अब वो फार्म्स प्राइवेट हो गए, ठीक है, प्राइवेट फार्म्स होंगे। फ्री ट्रेड सिस्टम की बात होती है कि भाई फ्री मार्केट होगी, फ्री ट्रेड होगा, और करेंसी आप चेंज करो, कन्वर्ट करो, फॉरेन अपना जो रिजर्व है वो बढ़ाओ, और वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ जुड़ो। जो सोवियत रिपब्लिक से ना पुराने वाले, वो अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ लिंक करने लग गए कि भाई बाहर से भी इन्वेस्टमेंट मिले, और बस कैपिटलिज्म को ही एक्सेप्ट करो। तो कैपिटलिज्म को माना गया सबसे बढ़िया इकोनॉमिक सिस्टम, बाकी जितने भी अल्टरनेटिव थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसकी वजह से क्या क्या देखना पड़ा। तो एक तो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई पूरे एरिया की, जितना भी ये एरिया था, जिसने शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया था, वो पूरी इसकी इकोनॉमी खराब। रशिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया, जो ये जो ट्रांजिशन होना था फायदे की बजाय नुकसान दे गया। और 90% जो इंडस्ट्रीज थी सरकारी, वो प्राइवेट के हाथों बेच दी गई, है ना, और एकदम सस्ते औने पौने दाम पर, वेरी लो प्राइसेस, एक्सट्रीमली लो प्राइसेस, आई मस्ट से। बिगेस्ट गराज सेल कहा जाता है इसको हिस्ट्री की। और रशिया की करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू गिर गई एकदम से, इन्फ्लेशन बढ़ गया भाई, एकदम से महंगाई वगैरह बढ़ गई, फूड क्राइसिस आ गया। एक टाइम पे रशिया सेल्फ सफिशिएंट था खाने के मामले में, अब उसको भी खाने के जो फसल ग्रेन्स बाहर से मंगवानी पड़ रही है। और सब्सिडी जो मिलती थी, गवर्नमेंट जो हेल्प करती थी लोगों को वेलफेयर के लिए, वो खत्म हो गया। रिच एंड पुअर का डिवाइड बढ़ गया, बिजनेसमैन जो ओलिगार्क बन गए, कुछ बिजनेसमैन मिलके रूल कर रहे हैं, गरीब लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, वो पॉवर्टी और हार्डशिप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है भाई। सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब मैं आपको कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आप यूरोपियन यूनियन से समझते क्या हो, यूरोपियन यूनियन है क्या। तो यूरोपियन यूनियन एक यूनिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की, सिर्फ यूरोप की कंट्रीज है। फॉर्मली इसको बनाया गया था 1992 में, एक ट्रीटी हुई थी, मॉस्ट्रिक्ट ट्रीटी, उसके तहत इसको बनाया गया था। शुरू शुरू में मेनली इसका काम सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनियन का था,
इसका मेन काम था फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, कॉमन मार्केट बनाना यूरोप के अंदर, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना। जितने भी यूरोप के आपस में देश हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो बेसिकली इसका काम तो यही था। शुरू शुरू में जब इसको बनाया गया था तो इसको इसीलिए बनाया गया था। ओवर द टाइम ये एक पॉलिटिकल यूनियन बनता चला गया, डिसीजन लेना शुरू कर दिया इसने फॉरेन पॉलिसीज के मैटर पे, एनवायरनमेंट के मैटर पे, डिफेंस के मैटर पे, ह्यूमन राइट्स के मैटर पे। तो यूरोपियन यूनियन का तो खुद का फ्लैग भी है ब्लू कलर का, 12 उसमें गोल्डन स्टार भी हैं अगर आपको याद हो। इनका खुद का नेशनल एंथम भी है, फाउंडेशन डे है इनका 9 मई, यूरोप डे कहा जाता है उसको। करेंसी है इनकी खुद की यूरो। ज़्यादातर जो यूरोपियन मेंबर्स हैं ना यूरोपियन यूनियन के, वो यूरो में वो करते हैं पेमेंट। 2003 में इन्होंने अपना कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ये लोग फेल हो गए थे क्योंकि कुछ मेंबर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो बाद में कुछ और रिफॉर्म्स के साथ भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में, तो अभी तक ये बना नहीं पाए हैं। यूरोपियन यूनियन के अब मैं आपको मेन फीचर्स बताता हूँ कि यूरोपियन यूनियन में है क्या क्या। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में सिंगल मार्केट की बात की जाती है। गुड्स, सर्विसेज, पीपल, मनी, ये सारी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन में आती हैं ये फ्रीली एक देश से दूसरे देश में यूरोप के जाएं, कोई टैक्स ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, टैरिफ्स वगैरह, बैरियर्स। कॉमन करेंसी हो, ठीक है। 27 में से 20 देश ऐसे हैं जो यूरो में ही पेमेंट करते हैं, तो ये चीज़ चाहिए इनको 27 के 27 करने लग जाएं। और कलेक्टिव पॉलिटिकल रोल, जो यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर हैं वो फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे, सिक्योरिटी के मैटर पे, क्लाइमेट चेंज के मैटर पे, ग्लोबल मैटर पे साथ खड़े रहें। जो भी डिसीजन हो वो एक कलेक्टिव डिसीजन हो सभी का, पूरे यूरोप का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन पावरफुल। इकोनॉमिक फैक्टर है, इकॉनमी बहुत बड़ी है इनकी, जीडीपी है 19.35 ट्रिलियन डॉलर, दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेडिंग ब्लॉक है भाई। यूरोपियन यूनियन बहुत ट्रेड करता है, दुनिया भर का ट्रेड जो है ना अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा ट्रेड है इनका। और इनकी करेंसी बहुत पावरफुल है और डॉलर का बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा है जो यूरो है आपका। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख लो, यूरोपियन यूनियन जो है कलेक्टिव वॉइस उठाता है इंटरनेशनल लेवल पे सभी यूरोप की तरफ से। इसके मेंबर है फ्रांस, इसका एक मेंबर है फ्रांस, पहले ब्रिटेन भी था वो हट गया है, इसका मेंबर नहीं है। तो फ्रांस के पास वीटो पावर है, नेशनल जो मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे वीटो पावर और एक परमानेंट सीट है इसके एक मेंबर के पास, जो अपने आप में बड़ी बात है। मिलिट्री की बात करूँ तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, उनकी सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है दुनिया में अमेरिका के बाद। फ्रांस अकेला 335 न्यूक्लियर वेपन रखता है, तो न्यूक्लियर पावर का भी बहुत तगड़ा रोल होता है भाई आपको स्ट्रेंथ देने में। कुछ इसकी वीकनेस भी है यूरोपियन यूनियन की, जैसे कि इनकी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी मैच नहीं करती। 27 में से कुछ देश येस करते हैं, कुछ देश नो करते हैं। जैसे कि हर यूरोपियन यूनियन का मेंबर जो है वो अपनी खुद की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी रखता है, तो कभी कभी ये पॉलिसीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर जाती हैं। जैसे यूएसए ने एक बार इराक पे अटैक किया तो ब्रिटेन ने इसको सपोर्ट करा, पर जर्मनी फ्रांस ने इसको अपोज करा। तो देखो जर्मनी फ्रांस एक ही ग्रुप के है ना यूरोपियन यूनियन के, पर इस मैटर पे एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, तो इस वजह से कभी कभी ये वीकनेस भी बन जाती है यूरोपियन यूनियन की। लैक ऑफ फुल एग्रीमेंट ऑन द यूरो एंड ट्रीटीज, तो होता क्या है, कुछ मेंबर हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, ये यूरो करेंसी को ही अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि हम मॉस्ट्रिक्ट ट्रीटी को पूरी तरीके से नहीं मानेंगे। एक और वीकनेस का पॉइंट है ब्रेक्सिट, जब ब्रिटेन ने एग्जिट लिया 2020 में तो ये और वीक हो गया। भाई ब्रिटेन भी आपको पता है ना न्यूक्लियर पावर वाला था, वीटो पावर वाला था, तो ये जब चला गया तो ये वीक हो गया। डिपेंडेंस ऑन यूएसए, यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो अमेरिका के एक मिलिट्री अलायंस नाटो के पार्ट है। नाटो क्या, एक मिलिट्रियों का ग्रुप है अलग अलग देशों की, एक पे अटैक होगा ना तो वो सारे अपने पे अटैक मानेंगे, तो अमेरिका का ग्रुप है वो। तो यूरोपियन यूनियन के बहुत लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आसियान कब बना था। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, ये 1967 में बना था, बैंकॉक थाईलैंड में इस पे साइन हुए थे। और उसके बाद 5 इसके मेंबर थे जिसने इसको बनाया और 5 बाद में जुड़े, 10 मेंबर हैं इसके टोटल। तो जो फाउंडिंग मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। बाद में इसमें ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया नए मेंबर ऐड हुए। तो इस तरीके से 10 देशों का ये एक ग्रुप है। आसियान को बनाया गया था इस एरिया में, कौन सा एरिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो ये वाला एशिया है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, यहाँ पे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए।
यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, गवर्नेंस अच्छी करने के लिए इसको बनाया गया था। रीजनल पीस रहे, वॉर्स वगैरह ना हो, कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रेजोल्यूशन पीसफुली हो जाए, इसके लिए बनाया गया था। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय आशियान स्टाइल। तो भाई आशियान स्टाइल का क्या मतलब है? आशियान स्टाइल का मतलब है आशियान के काम करने का तरीका। तो आशियान को बहुत सक्सेस मिली है कि ये बहुत इनफॉर्मल तरीके से काम करता है, दोस्ती यारी में, नॉन कन्फ्रंटेशनल, लड़ाई झगड़े नहीं होते इनके, कोऑपरेटिव हैं सारे इसके मेंबर्स, और एक कंसेंसस होता है, जो भी इनका डिसीजन होता है सभी लोग उसको मानते हैं। तो इसी को आशियान स्टाइल कहा जाता है, आशियान के काम करने का तरीका। आशियान का जो स्टाइल है वो फोकस करता है इनफॉर्मेलिटी के ऊपर, कि भाई इनफॉर्मल रहो, डिसीजंस जो है ज़्यादा प्रेशर में मत लो, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट से मत पूछो, आपस में भी कुछ पूछ लो। नॉन कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है कि कोई भी डिस्प्यूट है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, पीसफुली इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो कंसेंसस है इसमें क्या है, सभी मेंबर कंट्रीज को बोला जाता है कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन है वो लिया जाए, फोर्सफुली कुछ भी ना हो। हार्मनी एंड रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि इनका फोकस रहता है सभी मेंबर एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, यूनिटी रखें, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, कंपटीशन ना करें आपस में। आसियान के 3 पिलर्स कौन से हैं? तो देखो आसियान सारे काम अकेला एक तो नहीं करेगा, उसने भी अपने 3 पार्ट्स बना रखे हैं। आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक है और सोशो कल्चरल है। सिक्योरिटी का काम है कि भाई पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के ऊपर फोकस करना, ऑपरेशन डिफेंस के ऊपर, टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजोल्यूशन उसका लाना है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम है फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, मार्केट इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करना, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करना, स्किल्ड लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। सोशो कल्चरल कम्युनिटी का काम है कि इनकी एजुकेशन, इन देशों का कल्चर, इनका एनवायरनमेंट, इनकी हेल्थ सर्विसेज को अच्छे से इम्प्रूव करना, लोगों का भला करना। आसियान रीजनल फोरम कब बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक देखो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर कोई आके अपनी बात रखता है। आसियान के कंट्रीज पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें यहाँ रखी जाती हैं, फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पे डिस्कस होती हैं ताकि सभी दोस्ती के साथ रहें। When did China adopt the open door policy and what were its results? तो चाइना ने ओपन डोर की पॉलिसी 1978 में अडॉप्ट करी थी, इनके लीडर थे देंग शाओपिंग उस टाइम पे। तो 1978 में चाइना ने क्या करा था कि कुछ चीज़ें अपनी चेंज करी थी। चाइना इसके बाद बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। ओपन डोर पॉलिसी में चाइना ने फॉरेन ट्रेड अपना बढ़ाया, और रशिया में क्या हुआ था ना, एक ही रातों रात सब कुछ कर दिया था उन्होंने शॉक थेरेपी में, पर चाइना ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। तो हुआ क्या, रैपिडली इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, फॉरेन ट्रेड इनका बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिन जोन्स में ये स्पेशली ट्रेड करेंगे बिना किसी के ऊपर टैरिफ लगाए और लिबरल रहेंगे। पॉवर्टी कम हुई, मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब मिली, ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आज चाइना एक बन चुका है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी का ही तो रिजल्ट है। चाइना ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को कब प्राइवेट करा? तो चाइना ने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेट करा, 1998 में इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करा। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कैसे 16-16 साल बाद स्टेप लिए जा रहे हैं, ये नहीं एक रात में शॉक थेरेपी कर दो। अब आपको बताना है चाउ एन लाई जो एक चाइना का लीडर था, उसने किन 4 चीज़ों को मॉडर्न करने पे फोकस किया था। देखो भाई, उसने कहा था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इन 4 चीज़ों को आप मॉडर्न कर दो, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा उसका मानना था। जापान को एक नया सेंटर ऑफ पावर क्यों देखा जा रहा है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो देखो जापान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, तो जापान है एक आइलैंड कंट्री की, एशियन कॉन्टिनेंट में, ईस्ट साइड में, ईस्ट एशिया में। ये अकेला ऐसा देश है जिसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, आज तक दुनिया में कभी हमला नहीं हुआ। हिरोशिमा नागासाकी 1945, आपको पता होगा, ये अटैक इस पे हुआ था। और अकॉर्डिंग टू इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है जापान का, वो कहता है कि हम परमानेंटली फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट होगा तो हम सीधा लड़ने नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें हम ना करें। इकोनॉमिक पावर, तो जापान बहुत ही तेज़ी से एमर्ज हो रहा है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है। एशिया की ये ओनली कंट्री है जो G7 का एक मेंबर है, 7 बड़ी इकोनॉमी दुनिया भर की, उसमें से एक जापान है। ज़्यादा इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और ये ज़्यादातर रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करता है। स्टिल जापान जाना जाता है अपनी हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। कुछ कंपनीज हैं, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये जापान की हैं। 1964 में जापान जो है वो OECD का भी मेंबर बन गया था,
और जापान की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की तीसरी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मान के चलो, यूएसए और चाइना के बाद। सोचो भाई जापान कितना एडवांस हो चुका है, कितना वो आगे जा रहा है। बाय पॉपुलेशन जापान 11वें नंबर पर है और यूएनओ के बजट में दूसरे नंबर पर है भाई, सबसे ज़्यादा पैसे देने में। तो जापान को इसीलिए एक सेंटर ऑफ पावर भी देखा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसकी स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी एक इनोवेशन करना और G7 OECD यूएन का मेंबर होना इसको अपने आप में एक सुपर पावर बनाता है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो थर्ड चैप्टर में हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मेन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। तो देखो भाई, जो साउथ एशिया में कंट्रीज हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे साउथ एशिया में ना दंगे फसाद बहुत होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, टेंशन्स बनी रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, इंडिया चाइना, नेपाल इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, है ना। पानी को लेके बहुत लड़ाई होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान इंडस रिवर पे लड़ते हैं, इंडिया बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पे लड़ते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं जातियों को लेकर, श्रीलंका का एक इशू है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेपाल में कुछ इशूज़ हैं, अफगानिस्तान में भी इशूज़ रहते हैं। तो साउथ एशिया एक सेंसिटिव रीजन है, अनस्टेबल एरिया है, यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत रहती है, गरीबी बहुत है, टेरर बहुत है, यहाँ पे टेररिस्ट बहुत हैं, क्रॉस बॉर्डर टेंशंस बहुत हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्टेबल हो पा रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, मिलिट्री का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, रिलीजियस यहाँ के लीडर्स जो है ना, जो मौलाना वगैरह और जो लैंड ओनिंग एलिट्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनका बहुत चलता है इन्फ्लुएंस। तो आर्मी, रिलीजियस अथॉरिटीज़ जैसे मस्जिद वगैरह, बिग लैंड लॉर्ड्स, इनके पास बहुत पावर है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस चाहकर भी स्ट्रांग नहीं हो पाते। पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं इंडिया के साथ में, लगातार हॉस्टिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं कुछ ऐसे जो कि कहते हैं कि मिलिट्री को पावर में लाओ। तो इससे भी क्या होता है, मिलिट्री ज़्यादा इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में। करप्शन इन पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करप्ट हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो डेमोक्रेसी इनकी अनस्टेबल है। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न कप जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी नहीं चाहती कि यहाँ डेमोक्रेसी आए, क्योंकि वो अपने खुद के उनके फ़ायदे हैं, क्योंकि अमेरिका भी कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान को अपने साथ लिए डोल रहा था, तो वो भी नहीं चाहते कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी कभी आए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो एग्रीमेंट की बातें मैं आपको बता देता हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं, कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान, चक्रवात, नेचुरल डिज़ास्टर। एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज के, तो उस पर दोनों मीटिंग्स करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है कि इंडिया ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, तो उसमें बांग्लादेश भी आता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। ट्रेड बहुत अच्छा है इंडिया बांग्लादेश का, है ना, तो ये एग्रीमेंट है। पर कुछ बुरी बातें भी हैं, जैसे पानी के रिवर के, मतलब रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं कि वो जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर है तो कौन कितना पानी रखेगा, तो ये भी एक इशू है। इलीगल इमिग्रेशन बहुत है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, बांग्लादेशी बहुत लोग इंडिया में घुसे हुए हैं, वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, बांग्लादेश उनको बुला नहीं रहा। और एंटी इंडिया बहुत ग्रुप्स हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो इंडिया के एंटी बातें करते हैं, पर बांग्लादेश उस पर एक्शन नहीं ले रहा, ऐसे इस्लामिक ग्रुप्स के ऊपर। और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का भी इशू है, बांग्लादेश का डिसीजन है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करने देगा नेचुरल गैस टू इंडिया, कॉज इसकी वजह से भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, नेचुरल गैस क्यों नहीं वो कर रहा एक्सपोर्ट। अब अगला प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन श्रीलंका से रिलेटेड है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में हुआ था दो जातियों के बीच में, एक तो कम्युनिटी जो बहुत मेजोरिटी में है वो है सिंगलीज, एक वो कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में है वो है तमिल्स। बेसिकली हुआ क्या था, तमिल्स हैं तमिलनाडु के, और इसके नीचे है आपका ये श्रीलंका। यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको सिंघलीज कहा जाता है, और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तमिल्स हैं। ये जाए यहाँ पे जाते हैं काम करने, ये चाहते हैं कि ये एरिया हमारे नाम कर दो और इसको बना दो तमिल एलम, यानी कि हमारे नाम कर दो, अपना देश अलग बना दो। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे जी। तो ये सारा मैटर चलता है इनका, ओके। तो सिंगलिस वाले मानते हैं कि कोई इनको राइट्स वगैरह मत दो, इनको लगता है तमिल्स को ये डिस्क्रिमिनेटरी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में तमिल्स का नेशनलिज्म जाग जाता है, वो भी रेडिकल वाला। 1983 के बाद इन्होंने एक अपना आतंकवादी संगठन बनाया लेटे नाम से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो ये देश बनाना चाहते हैं आज़ाद करके। इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया, हथियार चलाना आर्मी के ऊपर।
तो लिट्टे का डिमांड यही थी कि भाई एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है उनको, तमिल्स के लिए श्रीलंका को काट के। अगला क्वेश्चन है, स्पाइट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका हाउ डिड द कंट्री मेक प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक एंड अदर फील्ड्स। हमें पता है कि श्रीलंका के अंदर इतने प्रॉब्लम्स रही हैं, पर फिर भी श्रीलंका ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है अपना, बहुत अच्छे से किया है जी। तो श्रीलंका में बेशक से सिंगलीज और तमिल के बीच में पंगा हुआ है, लेकिन श्रीलंका ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग है, इसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। इकोनॉमिकली श्रीलंका ने पहली कंट्री बना था वो साउथ एशिया की जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, फॉरेन ट्रेड किया, उसमें सभी के साथ इन्वेस्टमेंट्स करवाई। जीडीपी बहुत अच्छी, इतनी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी साउथ एशिया में हाईएस्ट लेवल पे रहना जीडीपी के मामले में। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हटी अभी तक, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए डेमोक्रेसी नहीं गई। अब जी हमारा फोर्थ चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब बताता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। एक किसी रीजन की बात नहीं हो रही है, यूरोप या आसियान, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इनका काम है जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करना, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट, सभी मैटर्स के ऊपर बात करनी है, हेल्प करनी है। तो बहुत बड़े नंबर में इनके पास मेंबर्स हैं और इसका वर्किंग एरिया भी बहुत ग्लोबल है, एक कंट्री तक नहीं पूरे वर्ल्ड का काम ये लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ती है। तो हर काम अकेला एक कंट्री के बस का नहीं है करना, जैसे क्लाइमेट का इशू है, पेंडेमिक जैसे कोविड वगैरह, आतंकवादी किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये हर देश की समस्या है, हर बड़े देश की समस्या। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, दो देशों के बीच लड़ाई हो जाए तो कोई चुप करवाने वाला हो भाई, डायलॉग के थ्रू पीसफुली, उसमें यहाँ पे चाहिए हमें। तो पीस अगर एस्टेब्लिश करनी है, दुनिया भर में वॉर ना हो, बेसिकली बनाया तो इसको इसीलिए गया था, है ना। जो यूएनओ है इसको क्यों बनाया गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन को बंद कर दिया गया था, मैंने आपको पढ़ाया है। और एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, वो हमारा यूएनओ वगैरह ही करवाता है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल, ये सेम है, स्किप कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज चेंज है, पॉइंट्स इसके वही बनेंगे जो मैंने पीछे बताए हैं नीड वाले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यूएनओ के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे ध्यान देना कि भाई कहीं वॉर ना हो, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा है तो उसको रोको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका काम है कि भाई अगर दो स्टेट्स, दो नेशंस के बीच में कोई जो लड़ाई झगड़ा है तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको सेटल कराओ, उसका डिस्प्यूट। जनरल असेंबली है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वैसे यहाँ पे एक असेंबली होती है, सभी कंट्रीज की डिस्कशन होता है वहाँ पे और रिकमेंडेशंस होती हैं इंटरनेशनल इश्यूज पे। सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, यूएनओ का सारा, सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, डे टू डे का सारा काम यहाँ पे होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम करती है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती है, कुछ सोशल काम भी ये करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का देखो भाई, नीड क्या है, काम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं PYQ से, तो आप इनको एज इट इज ही याद रखें, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसके आंसर्स। अब है यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसका काम क्या है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करवाना, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस एंड सिक्योरिटी रहे, और कंसीडर कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी कंट्री, अगर किसी कंट्री की कोई कंप्लेंट है तो वो उसको वहाँ पे डिस्कस करना, मेंबर को बताना। टेक एक्शन टू एनफोर्स डिसीजन, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, सैंक्शन लगा के या अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज के, मिलिट्री एक्शन भी ये ले सकते हैं, इनकी अपनी मिलिट्री भी होती है, याद रखना। डिस्प्यूट्स को ये सेटल करवाते हैं, अगर कोई वॉर चल रही है जैसे रशिया यूक्रेन वगैरह, तो वहाँ मीडिएशन करना और रिजोल्यूशंस करवाना पीसफुली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन राइट वॉच। तो ये एक क्या है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGO है,
और इसका काम है रिसर्च करना, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बातों पे एडवोकेसी करना। और यूनाइटेड स्टेट्स का ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है अमेरिका का। और इसका मेन रोल है पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाना अगर कहीं इंसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इसका बहुत ही बड़ा बड़ा कैंपेनिंग का कुछ एग्जांपल है, बैनिंग लैंड माइंस, स्टॉपिंग द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, बच्चों को आर्मी में भेजते थे जो, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाना, ये सारा इसी के रिकमेंडेशन पे बना है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक ऐसा एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, प्रोटेक्शन के लिए। ये क्या करता है, पर रिपोर्ट बनाता है ह्यूमन राइट्स की। तो बेसिकली मॉनिटर करेगा, देखेगा कहाँ टॉर्चर हो रहा है, कहाँ पे किसी को जेल में डाला जा रहा है, कहीं पे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं छीना जा रहा है, फिर उसकी रिपोर्ट क्रिएट करके लोगों को अवेयर करेगा। कैंपेनिंग एंड एडवोकेसी, तो फिर ये प्रेशर बनाएगा गवर्नमेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर, ठीक है, ताकि सभी को पता चल सके कि हाँ भाई लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप? क्या इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो वाई? सबसे पहले तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि लोगों की, बिलियन लोगों की आवाज़ होती है। एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है इंडिया, जीडीपी हमारी जा रही है ऊपर, इकोनॉमी के मामले में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। इंडिया नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है। डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, जो मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दुनिया भर में हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और बहुत ज़रूरी है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में ये कंट्री होनी चाहिए। यूएन के बजट में हम अच्छा खासा योगदान करते हैं भाई, कंट्रीब्यूशन है हमारा यूएनओ को स्ट्रॉन्ग करने में, तो वाई नॉट इंडिया? व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रेलिवेंट? तो यूएनओ में क्या हम सजेशंस दें कि जिससे वो अच्छा हो? तो भाई इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर सुधारा जाए, 5 परमानेंट और जो ऐसा जो 10 नॉन परमानेंट वाला रूल है, इसको बढ़ाओ या हटाओ, पूरा ही हटा दो, ये जस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मेंबरशिप बढ़ाओ, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाओ, ताकि सभी को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को भी तो डालो सिक्योरिटी काउंसिल में, बस यूरोप बैठा रहेगा और अमेरिका। और वीटो पावर को या तो बदलो, सबको दो, या तो किसी को मत दो, बिल्कुल ही खत्म करो, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाओ, कभी कभी वेस्टर्न कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग काम करती है, तो ये भी गलत है। इक्वालिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल्स की रिस्पेक्ट करो, और वर्किंग मेथड थोड़ा अच्छा हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्पीड, जल्दी से काम करो। लड़ाई हो रही है तो मार काट होने के बाद मत पहुंचो, मार काट होने ही मत दो। और न आजकल नए ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, गरीबी, टेररिज्म, पेंडेमिक्स, इन सब के ऊपर भी काम करो। 5वां अब हमारा चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 5वां चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मेंशन 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कौन सी 4 स्ट्रेटजीज है जो यूज़ कर रहा है? तो इसमें सबसे पहले है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। तो इंडिया लगातार मॉडर्न कर रहा है, अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर पैसा लगा रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा होगा हमारा डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा था। और इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है एक्टिवली, यूएनओ में, आसियान में, ब्रिक्स में, एससीओ, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडिया जाता है, मीटिंग्स में पहुँचता है। डीलिंग विद इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद, इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, पंजाब कश्मीर जैसे स्टेट्स में, बंगाल में, केरला में कम्युनल वायलेंस बहुत होती है, हिंदू मुस्लिम बहुत आपस में लड़ते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंडिया बहुत फोकस कर रहा है, अपनी गरीबी को रिमूव करना, अपने को आगे बढ़ाना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी। मेंशन द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स, खतरे के कोई नए सोर्स जो आज की डेट में आ रहे हैं हमारे सामने, तो वो है टेररिज्म, आतंकवाद बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ थ्रेट है। कि भाई आज की डेट में क्या हो रहा है कि आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी होना, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एपिडेमिक्स, कोविड वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग है ना, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, बढ़ रहा है। डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रही हैं, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स हैं, रशिया यूक्रेन आपस में लड़ते हैं,
या फिर इसराइल पैलेस्टीन आपस में लड़ते हैं तो ये जो रिफ्यूजीज हो जाते हैं, इधर उधर लोग भटक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बीमारियां हैं, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। तो ये कुछ नए सोर्स हैं थ्रेट्स के, जो नए खतरे हैं जिसको हम सभी को चौकन्ना, एक्टिव, अवेयर हो जाना चाहिए कि इनको टाइम रहते कैसे इनसे हमें डील करना है। व्हाट आर दी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कि भाई पुराने तरीके, आप या तो वायलेंस को बिल्कुल मिनिमाइज कर दो, जितना पॉसिबल हो सके लड़ाई झगड़े में बंद कर दो। जस्ट वॉर प्रिंसिपल, अगर वॉर लड़नी है तो न्याय के लिए लड़ो, जस्ट फेयर वॉर लड़ो, मॉरल कॉज के लिए। एक वैलिड रीजन रखो, या तो आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हो या लोगों को बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए लड़ रहे हो अपने लोगों को, तो वो सही है। और लिमिटेड यूज़ करो वेपन्स का, न्यूक्लियर वगैरह जो हैवी वेपन्स है उसको लिमिटेड या नेसेसरी फोर्स ही यूज़ करो जितनी ज़रूरत है। और जो लोग नॉन कम्बेटेंट्स हैं, निहत्ते हैं, उनको मत मारो, ठीक है। सिविलियंस को मत मारो, अनआर्म्ड लोगों को मत मारो, जिनको सरेंडर हो गया है जिनका, उनको मत मारो, ताकि ये लोगों का कोई लेना देना नहीं है फाइटिंग से। और मिलिट्री एक्शन को कम से कम करो, जब जरूरी हो, सेल्फ डिफेंस वगैरह हो तभी। एग्रेशन के लिए नहीं है, एक्सपेंशन के लिए अपने देश को बढ़ा के इतना, मैं इतने किलोमीटर और जगह घेर लूंगा, तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये हमें नहीं होने देना। अगला हमारा 6 चैप्टर है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। मेंशन द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, और जो चरागाह होते हैं वहाँ पे फॉडर कम होता जा रहा है, ग्रेजिंग लैंड कम हो रहे हैं। फिश रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, मछलियाँ पॉल्यूशन से मर रही हैं। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पानी की जो है शॉर्टेज हो रही है, साफ़ पानी की। फूड प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, उतना हम उगा नहीं पा रहे हैं। पीने का साफ पानी कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जंगलों की कटाई। और बायोडाइवर्सिटी, जो पहले वैरायटी होती थी, अलग अलग जो है स्पीशीज़ के जानवर घूमते थे, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में होल होना भी जिसको हम कहते हैं। और क्या है, अगला क्वेश्चन है, रियो डी जनेरियो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्राज़ील में हुआ था। ये यूएनओ की एक कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। टोटल 170 कंट्रीज इसमें आई थी, और हजारों की तादाद में एनजीओ आए थे इसमें, अलग अलग इस टॉपिक पे बात करने। बहुत सारी एमएनसीज आई थी, तो इसको अर्थ समिट नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो भाई, यहाँ पे जब भी एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं, तो एनवायरनमेंट में ये होता है कि जब हम एनवायरनमेंट की जब भी बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कितनी है, किसने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो जब एनवायरनमेंट का इशू आता है तो एक डिफरेंस है अप्रोच में। होता क्या है, एक अपना एक ग्लोब है, तो इसके जो ऊपर की कंट्री है वो नॉर्थ वाली है, ये साउथ हेमिस्फीयर वाली है। नॉर्थ वाली में ज़्यादातर ये अमेरिका, यूरोप, रशिया ये सब आते हैं। साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, साउथ वाला ये आता है। इन लोगों ने अभी डेवलपिंग फेज में अभी डेवलपमेंट करना है। ऊपर वाले जो लोग हैं वो डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट की प्रेजेंट कंडीशन है उसको वैसे ही डिस्कस करो। अभी के अभी सभी लोग इंडस्ट्रीज अपनी बंद कर दो, सारे लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। पर साउथ वाले कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमने तो डैमेज ही नहीं किया है। डेवलप्ड कंट्रीज ने डैमेज किया है एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। तो देयरफॉर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं ये सब जो हो रहा है उसकी, और जितना भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो उनको ज़्यादा करना चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी भी अपना जो है प्रोसेस कर रही हैं डेवलपमेंट, अभी उन्होंने इतनी इंडस्ट्रीज लगाई ही नहीं है, और हम पे रिस्ट्रिक्शंस आप मत लगाओ। तो इसी को कहा गया, जितना हमसे होगा हम करेंगे, आप बाकी आप देखो आपने ज़्यादा जो है हार्म किया है। तो इसी को हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब की है, नॉर्थ वालों की भी है, साउथ वालों की भी है, पर ज़्यादा नॉर्थ वालों की है, ज़्यादा आपकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? तो एक तो हमारी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में हमने चेंज किया कि व्हीकल्स का पॉल्यूशन कम हो। भाई देखो कौन सी गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो उसको रोको, उसको बंद करो, बैन करो। और हमने क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया कि भाई क्लीन कोयला वगैरह यूज़ हो जिससे ज़्यादा धुआं वगैरह ना निकले। और सीएनजी ज़्यादा से ज़्यादा हो, गाड़ियाँ सीएनजी व्हीकल्स होंगी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बड़ी बड़ी शहरों में सीएनजी व्हीकल्स वगैरह ही ज़्यादा चलती हैं। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन अपना कम से कम होगा।
एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने, कि जिससे क्या होगा कि एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया 2003 में, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह हो गई, ठीक है, ताकि हम एनर्जी बचाएं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, भाई अच्छा और साफ कोयला यूज़ करो, और बायोडीजल का यूज़ करो जितना हो सके। परमिट दिया कि बायोडीजल को आप अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करो, ताकि ये पोल्यूशन कम करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स जिसको ईवी कहते हैं, ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जो ईवी हैं, तो ईवी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर घर घर तक पहुंचे, ये हमारी गवर्नमेंट का वो था। पहले क्या लकड़ी केरोसिन का यूज़ होता था, ईंधन जलाकर चूल्हे पे खाना बनता था, तो वो चूल्हे का जो धुआं होता था ना, वो बहुत काला निकलता था, पोल्यूशन करता था। तो इसलिए एलपीजी की वो आई टेक्नोलॉजी की सिलेंडर से आप बनाओ। इंडिजीनियस जो लोग होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? देखो भाई, जो लोग ट्राइबल लोग हैं, जो कहीं जंगलों से जुड़े हुए हैं, पुरानी जगहों से जुड़े हुए हैं, तो वो इक्वालिटी के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है, उनको जंगली कह दिया जाता है, डेवलपमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, ये भी एक स्ट्रगल है। वो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ चुके हैं, बैकवर्ड हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो, वो जानना चाहते हैं खुद को कि हाँ भाई, उनका जो कल्चर है एक अलग से, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, जो उनका पहनावा है, उनको उसी से पहचाना जाए। और वो अपने राइट्स चाहते हैं, उनके वो बाप दादाओं की जमीन है, एंसेस्ट्रल लैंड्स है, जहां से उनको बेदखल कर दिया गया है बाहर, उनके लैंड, उनके रिसोर्सेज सब उनसे छीन ले गए हैं। और ये लोग कहते हैं कि जंगलों को मत काटो, क्योंकि जंगलों में और जो उनकी सराउंडिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय मत करो, अपने कंपनी के फायदों के लिए, कमर्शियल यूज के लिए आप जंगलों की चीजें काट रहे हो। तो इस चीज को अपोज करते हैं, और वो कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल में इंटरफेयर मत करो। वो चाहते हैं कि आउटसाइडर्स जो हैं वो इंटरफेयर ना करें, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो हमें जीने दो, भाई हमें बीच में रोक टोक मत करो। 7th चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जब आप सारे दुनिया के देशों को आपस में जोड़ देते हो, एक परिवार बनाते हो। आप अपने आइडियाज, एक देश के आइडिया दूसरे देश में जा रहे हैं, एक देश का कल्चर दूसरे देश में जा रहा है, एक देश का सामान अगर दूसरे देश में जा रहा है, गुड्स हो गए, एक देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है इन्वेस्टमेंट करके, एक देश का आदमी दूसरे देश में जा रहा है पढ़ने के लिए या काम धंधे के लिए, ये सब ग्लोबलाइजेशन है, जब सभी देश आपस में जुड़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के मेन रीजन क्या है? भाई हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, इंटरनेट से सब कुछ जुड़ चुका है ना, और एयरप्लेन्स वगैरह आ गए हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो गया, अब दूरियां कम हो चुकी हैं। और टेलीग्राफ का जब आविष्कार हुआ, लिख लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हुआ, तो इससे भी एक रेवोल्यूशन आया ट्रेड के मामलों में, डिप्लोमेसी के मामलों में, कि भाई तेज़ी से सारे मैसेजेस इधर से उधर जा रहे हैं। और प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई तो क्या हुआ, नॉलेज और फैल गई, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वर्ल्ड वाइड। किसी थिंकर ने कोई बात लिखी तो वो बुक पब्लिश हो गई, पूरे दुनिया में वो पहुंच गई। व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ा है? ट्रेड बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो पहले होते थे वो अब कम हो रहे हैं। जब भी ग्लोबलाइजेशन आएगा, फ्री ट्रेड उसके साथ आएगा, लिबरल हो जाएंगी पॉलिसीज, तो जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, रोक टोक होती है, वो कम हो जाती है, ट्रेड बढ़ता है। तो इससे कैपिटल मूव होगा, इन्वेस्टर्स जाएंगे दूसरे देशों में, कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, उनको भी प्रॉफिट देंगे। आइडियाज एंड सर्विसेज इधर से उधर जाएंगी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें कब गई हैं? जब ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन जब फैला, तभी तो इंटरनेट वगैरह फैला हर देश में, जो अमेरिका से शुरू हुआ था। और इसकी वजह से जो बड़े बड़े देश हैं वो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हर कोई उनके देश में ना आए, जैसे अमेरिका वगैरह है। और प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट हो, कंपनियों के हाथ में हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इससे जोड़कर देखा जाता है, फ्री मार्केट हो, ओपन ट्रेड वगैरह, ओपन डोर पॉलिसीज हो। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, मिलियंस ऑफ लोगों को एमएनसीज में जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा में आप काम करने जाते हो, विदेशी कंपनियां होती हैं। और मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, पहले एक ब्रांड होता था तो आज 10 ब्रांड है मार्केट में, जो अच्छा लगे उसका प्रोडक्ट लो भाई। ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। अब आपको फॉरेन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आईफोन, सैमसंग, ये बाहर की कंपनियां हैं, बना के बेच रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है।
कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई ग्लोबलाइजेशन के? हमारे खाने पीने की आदत बदल गई है, हम इंटरनेशनल क्यूजीन्स का खाना खा रहे हैं, वेस्टर्न कोरियन फास्ट फूड खा रहे हैं, डाइट्स बदल गई हैं हमारी, और लाइफस्टाइल बदल गया है, कपड़े पहनना, अपने हाउसिंग पैटर्न्स बदल गए हैं, डेली रूटीन अपना चेंज हो गया है, जीन्स टॉप में हम घूम रहे हैं, शर्ट्स में घूम रहे हैं। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल कल्चर्स, हमारा जो एक लोकल ट्रेडिशन होता है, जो हमारे कल्चर होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे गाँव देहात में होते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अमेरिकन म्यूजिक, अमेरिकन फैशन, उनकी हैबिट्स, विमेन के ऊपर पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ा है। आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं काम धंधा करके। नेगेटिव ये है कि उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, अरे ये तो जॉब करने जा रही है, ये तो वैसी होगी, ये तो इंटरनेट पे आईडी है, ये तो वैसी होगी, ये भी हो रहा है। और फॉरेन फिल्म्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं, फेस्टिवल्स और बॉलीवुड मूवीज़, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑर्थोडॉक्सी का डिक्लाइन हो रहा है, जो पुरानी पुरानी जो रिजिड ट्रेडिशंस थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जैसे लड़कियों को घर के अंदर रखना, वो खत्म हो रहा है अब, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वगैरह खत्म हो रही हैं, विडोज होती हैं उनको दोबारा चांसेस दिए जा रहे हैं कुछ करने के। लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा बदल रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसे भी आइडियाज़ होते हैं बाहर के। फॉरेन कल्चर फैल रहा है, कल्चर मिक्स हो रहा है, तो एक हमारी लाइफस्टाइल हाइब्रिड हो गई है। बाहर हम मॉडर्न रहते हैं, जब हमारी शादी ब्याह घर में कोई जागरण कीर्तन होता है तो हम देसी भी बन जाते हैं, तो ये इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अब बुक सेकंड से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ, जहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा पहले चैप्टर से, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से। तो व्हाट वर थ्री मेन चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस, देश बन रहा था जब हमारा, तो क्या चैलेंज थे? पहला चैलेंज था अपने देश को यूनिटी में बांधना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, रीजन्स थे, रिलीजन्स थे, लैंग्वेजेस थी, तो पहला चैलेंज था इसको इंटीग्रेट करना, एक देश बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। डेमोक्रेसी को लाना, कि भाई हमें अपने देश में डेमोक्रेसी लानी है, जहाँ लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से ये एक दूसरा चैलेंज था। इंश्योर वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज का भला हो, सभी को इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस मिले, पॉवर्टी खत्म हो, प्रोग्रेस हो सभी सेक्शंस की, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, खासकर जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी। ये 3 चैलेंजेस आए। टू नेशन थ्योरी क्या है? तो भाई देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय टू नेशन थ्योरी, ये क्या है? जब ब्रिटिश इंडिया था तो बोला गया कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, ये 2 अलग अलग देश बने इन 2 कौम के लिए, 2 कम्युनिटीज के लिए। तो इस थ्योरी में कहा गया कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाया जाए, अलग एक हमें चाहिए अपना देश। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, जो इस पे साइन करेगा प्रिंसली स्टेट वाला, वो समझ लो कि इंडिया में शामिल हो गया। 2 तरीके के होते थे, एक ब्रिटिश इंडिया के पार्ट्स थे और एक प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा महाराजाओं की जगह थी। तो जो जो राजा महाराजा मिलना चाहते हैं वो इस पे साइन कर दो, इस डॉक्यूमेंट में साइन करो और ज्वाइन हो जाओ। इन 2 पॉइंट पे सभी का एग्रीमेंट था आज़ादी के समय, जो हमारे नेता थे। 2 बात जो सभी मानते हैं। तो एक तो सभी लीडर कहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेंगे, जहां लोगों को राइट टू वोट होगा और काम काज जो भी सरकारी होंगे उसमें लोगों की राय ली जाएगी। गवर्नमेंट काम करेगी सभी के वेलफेयर के लिए, क्लासेस, सभी क्लासेस, सभी कम्युनिटीज, इक्वलिटी होगी, जस्टिस होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा इंडिया का। इंडिया में जब पार्टीशन हो रहा था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? तो मुस्लिम्स जो थे वो पूरे इंडिया में थे, ये इनको इधर भेजना बहुत मुश्किल था पाकिस्तान साइड। 2 सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, एक तो आपको बताऊं नॉर्थ वेस्ट वाला था पाकिस्तान जो बन गया, एक ईस्ट साइड में जो आज बांग्लादेश है वो। तो ये पार्टीशन के टाइम बहुत मुसीबत थी, ये ईस्ट पाकिस्तान जो बना ये बहुत बहुत मारा काटी हुई। और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कनेक्शन, तो इनको आप जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, आप इसको बीच में थोड़ी जोड़ोगे एक रोड बना के, तो बहुत टफ था को कनेक्ट कर पाना। सारे मुस्लिम्स भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे। पंजाब और बंगाल में हाल और बुरा था, पंजाब और बंगाल में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ मुस्लिम बहुत थे, और हुआ क्या, जैसे पंजाब है तो इसको भी बांट दिया, सिख हिंदू वगैरह इधर आ गए, मुस्लिम उधर चले गए। सिमिलरली बंगाल वगैरह में भी ऐसे हुआ, हिंदूज इधर आ गए, मुस्लिम्स वहाँ चले गए, तो ये हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे पहले डिवीज़न हुआ, पार्टीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाया गया, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, और इससे और कन्फ्यूज़न हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, वो डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, तो ये भी हो गया एक।
माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम हो गई। अब हिंदू भी बहुत सारे थे जिनका घर पाकिस्तान में था, वो इंडिया वापस नहीं आना चाहते थे भाई, वो जिसका घर है वो वहीं रहना चाहता था। अब वो वहाँ माइनॉरिटी बन गया, माइनॉरिटी बनोगे तो भाई दिक्कत है एक बहुत बड़ी। मास माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी भाई, मिलियन ऑफ द लोग जो अपने घरों को कुछ ही घंटों में खाली करके इधर से उधर जाना, दंगे फसाद, और ये इतना ज़्यादा वायलेंस होना, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम ही तो है। तो पार्टीशन से क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस, अगला क्वेश्चन है हमारा। कम्युनल वायलेंस हुई, पार्टीशन से बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, ब्रूटल क्लैश हुए हिंदू मुस्लिम और सिखों के, मास माइग्रेशन हुआ, मिलियंस ऑफ लोग इधर से उधर हो गए, रिफ्यूजी कैंप लगाए गए, ठीक है, डिफिकल्ट कंडीशंस में। वुमेन को बहुत सफ़र करना पड़ा, किसी के साथ रेप, किसी को कब्जा कर लिया, किसी के ऊपर जो है ज़बरदस्ती शादी कर ली, किसी को मार दिया, लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, लैंड हाउस बिजनेसेस सब इधर उधर हो गए यार। लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, 8 मिलियन लोग, 80 लाख लोग इधर से उधर हो गए। दुनिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा माइग्रेशन था ये। हाउ वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैरिड आउट इन इंडिया। तो इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ स्टेट्स का। सबसे पहले तो 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर का, वहां पे ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी कि जब इंडिया बनेगा दोबारा से हम नए सिरे से स्टेट्स बनाएंगे तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे। पर 1947 के बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि फ्रीडम जब मिली और पार्टीशन हुआ तो नेशनल लीडर्स को ये डर था कि स्टेट्स को अगर लैंग्वेज पे बनाएंगे तो और ज़्यादा यूनिटी को खतरा हो सकता है, तो ऐसे में इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा ज़बरदस्ती। दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि आंध्र प्रदेश बना रहे हैं, क्योंकि एक हंगर स्ट्राइक चल रही थी वहाँ पे, एक नेता की डेथ हो गई, पोटी श्री रामुलू की। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, लोग गुस्से में आ गए, हमारे नेताजी मार दिया आपने, तो सरकार को ही बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई 1953 में, जिसने ये देखा, एग्जामिन करा कि किसकी कितनी बाउंड्री बनानी है, कौन सा स्टेट कहाँ तक होगा, और उसके बाद इसने बोला कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड इंडीड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि भाई जैसी लैंग्वेज में बोली जा रही है उसी लैंग्वेज के बेसिस पे वो बाउंड्रीज डिसाइड हो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में कि दोबारा से हम एक कानून बना रहे हैं, स्टेट्स को दोबारा बनाएंगे। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बनी इस कानून के आने के बाद। अगला चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्शन कमीशन को पहली बारी जब उसने इंडिया में इलेक्शंस करवाए थे ना, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना बहुत ही मुश्किल था, कि भाई पार्शियलिटी ना हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करना बहुत टफ था, कि भाई ये यहाँ एक स्टेट है तो इस एरिया में यहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ तक ये, यहाँ तक ये डिलिमिटेशन होता है ना, हर सीट से एक बंदा खड़ा होता है, तो ये सीट्स बनाना बहुत बड़ा टफ काम था पूरे कंट्री में। वोटर लिस्ट बनाना बहुत तगड़ा काम था, लोग नाम गलत बताते थे, नाम गलत लिखवा देते थे, अपना मिस्टेक्स होती थी बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में करवा पाना बहुत मुश्किल है। और ऑफिशियल्स को ट्रेन करना भी एक प्रॉब्लम थी, बड़े नंबर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाना था इलेक्शन के प्रोसेस में। लो लिटरेसी रेट, इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो लिटरेसी बहुत कम थी, तो अब ये देखना था वोटिंग हो कैसे, कि भाई लोग पढ़ तो नहीं पाएंगे किसको वोट दे के आ रहे हैं, तो फिर सिंबल इंट्रोड्यूस किए गए, हाथ का निशान और वो अगेन ऐसे कुछ सिंबल्स जो लोगों को समझ आ सके। What were the reasons for the dominance of Congress in the first 3 elections? तो पहले जो 3 इलेक्शंस हुए थे कांग्रेस उसमें क्यों आगे थी। सबसे पहले कांग्रेस बहुत बड़ी और पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी, और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो कांग्रेस गांव से गांव तक जुड़ी हुई है, इसके लीडर बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे लीडर्स की रिस्पेक्ट होती थी, वेल नोन लीडर्स, गांधी जी, ठीक है, नेहरू जी, सरदार पटेल जी। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से नेचुरली इनको पब्लिक का सपोर्ट रहा, हर क्लासेस के लोग, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, पुअर, हर कोई इनसे जुड़ा हुआ था, हर कम्युनिटी। कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ नेहरू जी, उनका जो विजन था, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी वजह से भी कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ। कांग्रेस की अप्रोच बहुत इंक्लूसिव थी, सभी को साथ लेके चलना, सभी आइडियोलॉजीज को, सभी तरीके के लीडर्स को साथ लेके चलना। व्हाट इज मीन्ड बाय द, आगे बढ़ते हैं, हाउ वाज वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्रीज। तो देखो हमारे देश में क्या होता है कि कांग्रेस ने बहुत सालों तक राज किया, लेकिन डेमोक्रेटिकली राज किया, ये नहीं जबरदस्ती बैठी हुई थी। पर बाकी कंट्रीज में क्या होता है,
जैसे मैक्सिको है तो वहां पे एक PRI पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनल पार्टी, वो 1929 में बनी थी और 60 साल तक मैक्सिको में इसका जो है राज रहा। तो ये एक डिक्टेटरशिप जैसी पार्टी थी, डेमोक्रेसी यहाँ पे प्रॉपर नहीं थी। और बाकी कंट्रीज में जो वन पार्टी का डोमिनेंस होता है ना, वहां पे डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। चाइना, क्यूबा, सीरिया, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि पार्टी होगी ही एक देश के अंदर। और म्यांमार, बेलारूस, एरिट्रिया वगैरह में एक पार्टी का ही रूल होता है, लीगल वहां पे यही होता है कि भाई एक ही पार्टी आएगी या मिलिट्री रूल करती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि हम डेमोक्रेसी के तरीके से यहाँ पे हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से कांग्रेस ने डोमिनेट किया है, लोगों ने अपने मन से वोट किया, अपोजिशन पार्टी भी थी, वोट नहीं मिले तो वो उनकी गलती है, ठीक है, कांग्रेस की गलती नहीं है। इन विच स्टेट एंड व्हेन वाज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया? पहली वामपंथी सरकार या कम्युनिस्ट सरकार केरला में बनी थी 1957 में, EMS नंबूद्रीपाद CM थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी। देखो भाई, जब कोई देश डेमोक्रेटिक देश होता है तो वहां पे बहुत जरूरी है कि उसका कोई अपोनेंट भी हो, अपोजिशन भी हो, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही, अगर कोई कानून बना रही है तो उसके अंदर कुछ की क्रिटिसिज्म भी हो, क्वेश्चनिंग भी हो, ऑटोक्रेसी ना हो, कि गवर्नमेंट अपने आप ही डिक्टेटर बन के मिसयूज ना करे पावर्स का, और एक लोगों के पास अल्टरनेटिव रहे कि भाई अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया तो भाई जनता है 2 मिनट में उठा के पटक के रेखा गुप्ता को बना दिया CM, नहीं करेंगी तो उनको भी उठा के पटक के फिर कोई तीसरा आ जाएगा। ये डेमोक्रेसी है जी, यहाँ पे ऐसा ही होता है। और जब अपोजिशन होता है ना तो डेमोक्रेसी भी अच्छी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, डिबेट होती है लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, आज जिसको आप बीजेपी कहते हो ना, मोदी जी की पार्टी, वो यहीं से निकली है। और ये मानते हैं कि इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, और हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के बेसिस पे इंडिया को आगे बढ़ना होगा। न्यूक्लियर पावर हमें बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, ये इस पार्टी ने बहुत पहले ही कह दिया था, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ इनको करनी है। कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मल्टीपल आइडियोलॉजीज के नेता थे, जैसे मॉडरेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कुछ ठंडे दिमाग के, कुछ गर्म दिमाग के, कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ पैसिफिस्ट। तो इसके अलावा सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों आइडियोलॉजी के नेता थे कांग्रेस में, इस वजह से भी आइडियोलॉजिकल कोलिशन है। यहाँ पे हर रिलीजन, हर कास्ट और हर क्लास का बंदा है, ठीक है, चाहे किसान हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, हर कोई है यहाँ पे। तो इस वजह से भी ये इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जहाँ पे हर ग्रुप, हर अपनी बात आके रख सकता है, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकती हैं। तो ये जो कोलिशन का नेचर है, इससे मजबूती मिलती है। कांग्रेस एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पावर मिलती है उसको, जिससे कि वो बहुत इंक्लूसिव पार्टी बन जाती है, जो कि और कोई भी पार्टी उस टाइम पे इतनी इंक्लूसिव नहीं थी। ए इट्स काइंड ऑफ रेनबो है ना, जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं, तो कांग्रेस में भी अलग अलग लोग थे। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, आप इनको देखना। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिख देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।